नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आज के इस वीडियो चर्चा में हम लोग बदलते तथा अनिश्चित विश्व में भारत की विदेश नीति पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में क्या नवीन परिवर्तन हुए हैं इसको देखेंगे। साथ ही साथ इन वैश्विक परिवर्तनों ने भारतीय विदेश नीति के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न की हैं तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इस विषय पर हम लोग मूल रूप से चर्चा करेंगे। आज का यह विषय मूल रूप से द हिंदू में प्रकाशित ए स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया इन अ वर्ल्ड दैट इज एड्रिफ्ट पर आधारित है। इस आर्टिकल में भारत की विदेश नीति के प्रभाव क्षेत्र के विस्तार, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य भारत की भूमिका में वृद्धि एवं एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अपनी भारत किस प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए, इस पर चर्चा की गई है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग वर्तमान वैश्विक व्यवस्था का अवलोकन कर लेते हैं कि वर्तमान विश्व कैसा है। तो वर्तमान समय में यदि हम देखें तो विश्व एक असंतुलित और दिशाहीन विश्व है। कोविड-19 महामारी एवं जलवायु परिवर्तन, संकीर्ण राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद तथा नवीन भू राजनीतिक और आर्थिक गुरुत्व केंद्र ने विश्व को प्रभावित करके रखा हुआ है। सर्वप्रथम यदि हम देखें तो वर्तमान समय में जो विश्व है वह एक असंतुलन और दिशाहीनता का शिकार है। वर्तमान में हम लोग न तो शीत युद्ध की तरह द्विध्रुवीय विश्व को देख रहे हैं, जहां दो ध्रुव थे, एक सोवियत संघ और के नेतृत्व में और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में विश्व बटा हुआ था। वर्तमान समय में न ही हम यह देख पा रहे हैं कि विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, बल्कि संपूर्ण विश्व में क्या हो रहा है कि शक्ति के जो केंद्र हैं वह अलग अलग देशों में विभाजित होते हुए जा रहे हैं। यहाँ हम इस मैप को यदि देखें तो शीत युद्ध के समय यूनाइटेड स्टेट्स और रसिया, जो उस समय का सोवियत संघ, जो उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, में विश्व विभाजित था। यदि हम वर्तमान संदर्भ में देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, यूरोपीय यूनियन, चाइना, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील और ईरान, ये कुछ देश हैं जो कि विभिन्न ध्रुवों का निर्माण कर रहे हैं तथा विश्व को बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ा रहे हैं। इसके पश्चात है कि कोविड-19 महामारी के प्रति किसी एकजुट या सुसंगत अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के अभाव में विश्व में एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अनुपस्थिति और बहुपक्षीय संस्थानों की प्रभावहीनता की पुष्टि की है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कोविड-19 महामारी के समय WHO की जो कार्यशैली थी उस पर विभिन्न देशों के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन और अन्य अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया थी वह भी अप्रभावी रही है। यहाँ हम लोग जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अमेरिका का उदाहरण देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने पेरिस संधि से बाहर निकल गया था। इसके पश्चात है कि एक वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व एक संकीर्ण राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद से ग्रसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मूल कारण था कि राज्यों के मध्य एवं उनके अंदर एक असमानता की स्थिति ने संपूर्ण विश्व में या देशों में राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है। और वर्तमान समय में इस ध्रुवीकृत युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां एंथ्रोपोसिन युग के पारिस्थितिकी संकटों का हमें सामना करना पड़ रहा है और जलवायु परिवर्तन मनुष्य की अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। यहाँ हम लोग राष्ट्रवाद पर हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो राष्ट्रवाद में यदि हम उदाहरण देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में प्रमुख नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उन्होंने सीधा कहा था कि हम लोग विश्व में जो नौकरियां दे रहे हैं उन नौकरियों का वापस स्थानांतरण हम लोग अमेरिका में करेंगे। वहीं कहीं न कहीं भारत के द्वारा लाई गई प्रमुख योजनाएं जैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया आदि ने भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है। इसके अतिरिक्त
चीन की आर्थिक नीतियां, यूरोप के द्वारा स्वास्थ्य कारणों से भारत के खाद्य पदार्थों, फसलों एवं फलों के ऊपर प्रतिबंध लगाना भी कहीं न कहीं राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। हमें इसके अतिरिक्त हम देखें तो नवीन भू राजनीतिक और आर्थिक गुरुत्व केंद्र जो है यह वर्तमान समय में एशिया की ओर पुनः शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैश्वीकरण से पीछे हटना और संरक्षणवाद, व्यापार का क्षेत्रीयकरण, शक्ति संतुलन का स्थानांतरण, चीन, भारत एवं अन्य शक्तियों का उदय तथा चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीतिक व्यापारिक प्रतिद्वंदिता जैसे कारकों ने इस भू राजनीतिक और आर्थिक गुरुत्व केंद्र को एशिया की ओर स्थानांतरित कर दिया है। यहाँ विशेषज्ञों का कहना है कि अगले दशक में एशिया जो है भू राजनीति का प्रमुख केंद्र बन करके उभरेगा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि सापेक्षिक रूप से अमेरिका की शक्ति यहाँ पर घट रही होगी, परंतु अमेरिका एक महत्वपूर्ण शक्ति इस समय भी बना रहेगा। इस परिस्थिति ने चीन को मूल रूप से एक अवसर प्रदान किया है तथा वह इस जल्दबाजी में है कि वह इस शून्य को भर सके तथा इस परिस्थिति में भारत एवं चीन जो दोनों ही एशिया की महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, इनके मध्य निरंतर तथा अर्धशत्रुतापूर्ण संबंध बने हुए रहेंगे, जिसका लाभ अन्य देशों को प्राप्त हो सकता है। यदि हम लोग समग्र रूप से इस परिस्थिति को देखें तो एशिया में महाशक्तियों के मध्य पारंपरिक संघर्ष भले एक वास्तविक स्थिति में न हो, परंतु इससे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में हिंसा और विवाद के दूसरे रूपों और स्तरों की वृद्धि हो सकती है। इसके पश्चात अगर देखें तो यहाँ पर इस वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत भारत के लिए क्या क्या नवीन चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ चीन की मजबूत होती हुई आर्थिक और सैन्य स्थिति, रूस चीन दूरी का विकास हुआ है, मध्य पूर्व के बदलते समीकरण, भारत का सेल्फ आइसोलेशन और पड़ोसी देशों के साथ भारत का कमजोर संबंध भारत के लिए प्रमुख चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। यहाँ हम लोग चीन के आर्थिक विकास को यदि देखें तो 2020 में चीन ने सकारात्मक विकास दर्ज की थी। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि 2020 में संपूर्ण विश्व कोविड-19 महामारी से ग्रसित था, जहां एक ओर संपूर्ण विश्व की आर्थिक विकास दर नकारात्मक में जा रही थी, वहीं चीन ने 2020-21 के क्वार्टर 3 में 4.9% का ग्रोथ हासिल किया था और 2021 में इससे भी तेज गति से विकास करने की ओर चीन अग्रसर दिखाई दे रहा है। वहीं चीन की सैन्य क्षमताओं को यदि हम देखें तो 2021 में चीन ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा का मूल कारण है कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाने के लिए चीन जो है अपने नौसैनिक क्षमताओं का विस्तार करने में लगा हुआ है। इसके पश्चात एक अन्य तथ्य है कि रूस एवं चीन दूरी का विकास हुआ। यद्यपि हम जानते हैं कि 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके पश्चात पश्चिमी देशों और अमेरिका ने रूस पर विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों ने रूस को चीन के निकट ला दिया, जिसके कारण रूस एवं चीन के मध्य एक नवीन दूरी का विकास हुआ। वहीं हम देख रहे हैं कि 2008 के पश्चात जब भारत एवं अमेरिका के मध्य परमाणु समझौता हुआ था, उसके पश्चात भारत की निकटता अमेरिका की ओर बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के पारंपरिक मित्र जैसे रूस एवं ईरान के साथ भारत के संबंधों को इसने नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। वहीं हम देख रहे हैं कि मध्य पूर्व में जो वर्तमान परिस्थिति है वह बहुत ही वोलाटाइल स्थिति में पहुंच चुकी है। एक ओर जहां इजराइल ने 4 अरब देशों जिनमें शामिल है संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान के मध्य अब्राहम समझौता किया है। इस समझौते के द्वारा कहीं न कहीं मध्य पूर्व में शांति स्थापना के लिए प्रयास
किया जा रहा है। यह जो समझौता था अमेरिका की मध्यस्थता में संपन्न हुआ था। वहीं एक अन्य देश ईरान को यदि हम देखें तो ईरान की महत्वाकांक्षा और ईरान तथा इजराइल के मध्य टकराव की स्थिति ने भारत के लिए समस्या उत्पन्न कर रही है, क्योंकि भारत का दोनों देशों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध है। वहीं यदि हम इजराइल को देखें तो इजराइल के साथ भारत का सैन्य सामरिक गठजोड़ है, जहां इजराइल भारत को नवीन अस्त्र शस्त्रों की आपूर्ति करता है। वहीं ईरान जो है भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों के रूप में से एक है। आगे देखते हैं भारत का सेल्फ आइसोलेशन। यद्यपि हम जानते हैं कि भारत जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का संस्थापक सदस्य देश रहा है, परंतु वर्तमान दोनों निकायों से भारत ने स्वयं को अलग करके रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से भी बाहर रहने का फैसला भारत ने चुना है। यह जो सेल्फ आइसोलेशन है भारत की वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा के साथ सुसंगत नहीं है। आगे है पड़ोसी देशों के साथ कमजोर संबंध। भारतीय विदेश नीति के लिए सर्वाधिक चिंताजनक विषय पड़ोसी देशों के साथ भारत के कमजोर होते संबंधों के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप हम लोग देख सकते हैं श्रीलंका के साथ चीन की चेकबुक डिप्लोमेसी ने भारत का श्रीलंका में प्रभाव लगभग समाप्त करके रखा हुआ है। वहीं एनआरसी के मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ भारत का विवाद हुआ। साथ ही साथ जब भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई तो उस समय भारत सरकार ने भारत का एक नवीन नक्शा जारी किया, जिसके कारण भारत एवं नेपाल के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार भारत का पड़ोसी देशों के साथ वर्तमान समय में कमजोर होते संबंधों को हम देख सकते हैं। वहीं इन परिस्थितियों में भारत आगे क्या करे, क्या उपाय अपनाए कि उसे वैश्विक व्यवस्था में अपनी पहचान को और अधिक पुख्ता तरीके से रख सके। तो भू राजनीतिक अनिश्चितता, विषय आधारित गठबंधन, अमेरिका के साथ रणनीतिक सामरिक सहयोग, सार्क को पुनर्जीवित करना, आत्मनिर्भरता का महत्व एवं पर्याप्त मात्रा में बाह्य सहायता प्राप्त करने के साथ ही भारत इन उपायों को अपनाकर असंतुलित और दिशाहीन विश्व में अपनी पहचान बना सकता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं तो भारत को एशिया में बहुध्रुवीयता की स्थापना का लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि विभिन्न देशों को आगे आने का मौका प्राप्त हो सके। वहीं भारत विषय आधारित गठबंधन कर सकता है, जहां विभिन्न देश अपने रुचि और क्षमता के अनुसार शामिल होंगे। उदाहरण स्वरूप हम यहाँ पर जलवायु परिवर्तन को ले सकते हैं। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए भारत ने आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया था, जिसमें मूल रूप से सौर ऊर्जा से परिपूर्ण देश शामिल हुए हैं। तो इस प्रकार के गठबंधनों को भारत को बढ़ाना चाहिए तथा नवीन गठबंधन का सृजन भी करना चाहिए। वहीं अमेरिका के साथ जो रणनीतिक सामरिक सहयोग है उसके विकास पर भी बल दिया जा सकता है। अब यदि हम देखें तो भारत अमेरिका संबंध जो है भारत के लिए ऊर्जा, व्यापार, निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके साथ ही साथ अमेरिका भारत का एक सुरक्षा सहयोगी भी बन सकता है। इसके साथ ही यदि हम देखें तो जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए तकनीकी समाधान एवं डिजिटल सहयोग ऐसे अन्य क्षेत्र हो सकते हैं जहां भारत एवं अमेरिका आपसी सहयोग को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कि भारत को चाहिए कि वह सार्क को पुनर्जीवित करे। भारत की नीति ने सार्क को लगभग मृतप्राय बना दिया है और इस भारत की इस नीति ने अत्यधिक प्रतिभूतिकरण ने व्यापार को भूमिगत कर दिया है। इसके कारण भारत की सीमाओं का अपराधीकरण हो चुका है तथा पूर्वोत्तर भारत में चीनी सामानों के व्यापक प्रवेश को यह सक्षम बना दिया है। इस तस्करी के कारण से उत्तर पूर्व भारत के स्थानीय उद्योग नष्ट हो रहे हैं। अतः भारत जो है सार्क को पुनर्जीवित
करना चाहिए। वहीं आत्मनिर्भरता का महत्व हमें समझ में आ रहा है कि आत्मनिर्भरता आखिर क्या है। तो विदेशों में अपनी भूमिका और प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए भारत कई कदम उठा सकता है जो भारत के विकास में मददगार हो सकते हैं, तथा आर्थिक नीति को, जो हमारी आर्थिक नीति है, उसे राजनीतिक और रणनीतिक संलग्नता के साथ में सुमेलित करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि भारत ने जिस प्रकार से कोविड-19 की लड़ाई में प्रमुख वैश्विक शक्ति बनकर उभरा तथा विश्व का नेतृत्व किया, उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी भारत को अपनी पहचान बनानी होगी। इसके लिए भारत को पर्याप्त मात्रा में बाह्य सहायता की आवश्यकता होगी। यहाँ एक वक्तव्य है कि चीन के साथ मौजूदा गतिरोध ने वर्ष 1963 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक मत दिया था कि भारत को पर्याप्त मात्रा में बाहरी सहायता की आवश्यकता है। तो इस मत को हमें पुनः से लागू करना चाहिए और भारत को विभिन्न यूरोपीय सहयोगी देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के निरंतर समर्थन की आवश्यकता होगी तथा सहयोग की आवश्यकता होगी। और भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यूरोप के प्रवेश का स्वागत करना चाहिए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत जो है जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड नामक ग्रुप में शामिल है, जो इंडो पैसिफिक पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के मूलभूत स्रोतों की रक्षा करने के साथ साथ आत्मनिर्भरता एक अत्यंत आवश्यक पूर्व शर्त है। इस उद्देश्य के लिए भारत को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को कुशलतापूर्वक संचालित करना होगा, ताकि भारत विश्व की प्रमुख वैश्विक शक्तियों में शामिल हो सके तथा अपना एक समुचित स्थान प्राप्त कर सके। आज का हमारा यह चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दें, क्योंकि ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे, क्योंकि हम ऐसा वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।